नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री द्वारा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में रहने वालों के पुनर्वास हेतु 31 जनवरी की समय सीमा तय की गई है, जिसको लेकर ये राष्ट्रीय उद्यान न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, वर्ष 1999 में डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिए जाने के बाद से ये मामला लटका हुआ है। दूसरा पॉइंट, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। तीसरा, ये उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अनूप वन यानी स्वैप फॉरेस्ट है। चौथा, ये वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा अधिसूचित महत्वपूर्ण बर्ड एरिया के रूप में भी चिन्हित है। अगला पांचवा पॉइंट है इसमें, ये दुर्लभ सफ़ेद पंखों वाली जंगली बत्तखों के साथ साथ जंगली घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। छठा, इस उद्यान में अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, चित्तीदार, दलदली वन और सदाबहार वन पाए जाते हैं। सातवां, मगुरी मोटा पुंग आर्द्रभूमि इस अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। तो ये आपको जो वेटलैंड एरिया है मगुरी मोटा पुंग याद रखना है, इसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 7वीं अनुसूची खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की गई है, जिसको लेकर ये जो अनुसूची है वो चर्चा में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां सम्मिलित हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। दूसरा पॉइंट, इसमें संघीय सूची के तहत दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तथा राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा पॉइंट, दूसरी ओर समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि किसी विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। चौथा, CII के अनुसार इससे पर्यटन क्षेत्र को केंद्र और राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सकेगा और साथ ही पर्यटन के विकास हेतु केंद्र और राज्य नीतियां बनाने में सक्षम होंगे। तो ये 7वीं अनुसूची से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिको वैक्सीन खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में ब्रिटेन में इस वैक्सीन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है, जिसको लेकर ये न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, इससे कोविड-19 के प्रसरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह अब तक अनुमोदित किए जाने वाले टीकों यानी वैक्सीन में सबसे सुलभ वैक्सीन है और इसकी उपलब्धता इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। दूसरा पॉइंट भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में वैक्सीन का वितरण करने के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनिको के साथ अनुबंध किया है। तो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिको वैक्सीन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है न्यायिक निरर्हता यानी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन अथवा सुनवाई से इनकार करना अथवा रेक्यूजल। तो ये सारे शब्द एक ही हैं, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये शब्द चर्चा में क्यों है। हाल ही में आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश निर्माण मिशन के तहत गुंटूर और विशाखापत्तनम जिलों में सरकारी भूमि की प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों को सुनवाई से अलग करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसको लेकर यह शब्द न्यूज में था।
अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, न्यायिक निर्भरता अथवा सुनवाई से इनकार का तात्पर्य किसी पीठासीन न्यायिक अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हितों के टकराव के कारण किसी न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्रवाई में भागीदारी से इनकार करने को न्यायिक निर्भरता यानी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, सुनवाई करने से इनकार करना अथवा रिक्यूजल कहा जाता है। अगला दूसरा पॉइंट है इसमें, सुनवाई से इनकार करने हेतु सामान्य आधार हैं। पहला आधार, किसी तर्कशील निष्पक्ष पर्यवेक्षक को लगता है कि न्यायाधीश किसी एक पक्षकार के प्रति सद्भाव रखता है अथवा अन्य पक्षकार के प्रति द्वेषपूर्ण है अथवा न्यायाधीश किसी के प्रति पक्षपाती हो सकता है। दूसरा, न्यायाधीश का मामले में व्यक्तिगत हित है अथवा वह मामले में व्यक्तिहित रखने वाले किसी व्यक्ति से संबंध रखता है। तीसरा, न्यायाधीश की पृष्ठभूमि अथवा अनुभव, जैसे कि न्यायाधीश के वकील के रूप में किए गए पूर्व कार्य। चौथा यानी डी, मामले में संबंधित तथ्यों अथवा पक्षकारों से व्यक्तिगत तौर पर परिचय। पांचवा, वकीलों या गैर वकीलों के साथ एक पक्षीय विवाद। छठा जो अंतिम है इसमें, न्यायाधीशों के अधिनिर्णय, टिप्पणियां अथवा आचरण। अगला थर्ड पॉइंट है इसमें, इस संबंध में कानून, न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से इनकार करने संबंधी कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद की शपथ लेने के समय न्याय करने हेतु बिना किसी डर या पक्षपात, लगाव या वैमनस्य के अपने कर्तव्यों को निभाने का वादा किया जाता है। तो ये न्यायिक निर्भरता से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुखाकृति पहचान तकनीक, जिसको इंग्लिश में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। यद्यपि हाल के दिनों में कई सरकारी विभागों द्वारा मुखाकृति पहचान करने वाली प्रणाली का उपयोग शुरू किया गया है, किंतु इस संभावित रूप से आक्रामक तकनीक के उपयोग को विनियमित करने के संबंध में कोई विशेष कानून या दिशा निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर ये न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, विशिष्ट कानूनों या दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति निजता यानी प्राइवेसी तथा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निजता संबंधी ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। दूसरा पॉइंट, कई संस्थानों द्वारा चेहरे की पहचान प्रणाली यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरू करने के पहले निजता प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है। अगला थर्ड पॉइंट है इसमें, कार्यात्मक विसर्पण यानी फंक्शन क्रीप, जब किसी व्यक्ति द्वारा मूल निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त जानकारी का उपयोग किया जाता है तो इसे कार्यात्मक विसर्पण कहा जाता है। जैसे कि पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय से लापता बच्चों को ट्रैक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति ली थी, किंतु पुलिस इसका उपयोग सुरक्षा और निगरानी और जांच करने के लिए कर रही है। चौथा पॉइंट इसमें, इससे एक अत्यधिक पुलिसिंग जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की बिना किसी कानूनी प्रावधान के अथवा बिना किसी जिम्मेदारी के निगरानी की जाती है। इसके अलावा सामूहिक निगरानी के रूप में एक और समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा FRT प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है इसमें, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को वर्ष 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक नोट के आधार पर लागू किया जाता है, लेकिन कैबिनेट नोट का कोई वैधानिक महत्व नहीं होता, ये मात्र एक प्रक्रियात्मक नोट होता है। तो ये मुखाकृति पहचान तकनीक से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो मुखाकृति पहचान तकनीक है बेसिकली वो क्या है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, फेशियल रिकॉग्निशन एक बायोमेट्रिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान करने और उसे भीड़ में चिन्हित करने के लिए चेहरे की विशिष्टताओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, स्वचालित मुखाकृति पहचान प्रणाली व्यक्तियों के चेहरों की छवियों और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है। किसी अज्ञात व्यक्ति की एक नई छवि, जिसे सामान्यतः किसी CCTV फुटेज से प्राप्त किया जाता है
की तुलना मौजूदा डेटाबेस में उपलब्ध छवियों से करके उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक द्वारा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी द्वारा आकृति खोज और मिलान के लिए उपयोग की जाने वाली तंत्रिकीय प्रणाली को तंत्रिकीय नेटवर्क कहा जाता है। तो ये आपको मुख्य आकृति पहचान से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे, वो याद रखने हैं। अब हम लोग इसके लाभों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला लाभ है अपराधियों की पहचान और सत्यापन परिणामों में सुधार। दूसरा, भीड़ के बीच किसी व्यक्ति को चिन्हित करने में आसानी। तीसरा, पुलिस विभाग की अपराध जांच क्षमताओं में वृद्धि। चौथा जो अंतिम है, जरूरत पड़ने पर नागरिकों के सत्यापन में सहायक। तो ये फेशियल रिकग्निशन तकनीक के कुछ लाभ थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है एथेनॉल उत्पादन खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत शीरा के अलावा अनाज, गन्ना और चुकंदर जैसी खाद्य वस्तुओं से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, इस निर्णय से जौ, मक्का और चावल जैसे अनाज से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इस योजना से उत्पादन और आसवन क्षमता में 1000 करोड़ लीटर तक की वृद्धि होगी और वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। अब हम लोग एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम है इस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम को वर्ष 2003 में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ये वर्ष याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग जानते हैं बेसिकली एथेनॉल क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, एथेनॉल एक जैव ईंधन है और मकई, गन्ना, जूट, आलू जैसे कृषि उत्पादों के जैव भार से निर्मित उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, एथेनॉल का उत्पादन स्टार्च की उच्च मात्रा वाली फसलों जैसे कि गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किया जा सकता है। तीसरा, भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः गन्ना के सिरे से किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। चौथा, एथेनॉल को विभिन्न सम्मिश्रणों को बनाने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। पाँचवा, चूँकि एथेनॉल के अणुओं में ऑक्सीजन पाया जाता है जिसकी वजह से इंजन ईंधन को पूर्णतः दहन करने में सक्षम होता है, परिणामस्वरूप उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। छठा, एथेनॉल का उत्पादन सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने वाले पादपों से किया जाता है, इसलिए एथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन भी माना जाता है। तो ये एथेनॉल से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसको इंग्लिश में आर्म्ड फोर्स पावर स्पेशल एक्ट भी कहा जाता है। ये भी आपको इसका वर्ष भी याद रखना है, 1957, जिसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी अफस्पा। ये आपने काफ़ी न्यूज में सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, साधारण शब्दों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों के लिए अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट, इसके तहत सशस्त्र बलों को किसी क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े को प्रतिबंधित करने का अधिकार होता है। इसके अलावा इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा कानून का उल्लंघन करने संबंधी शंका होने पर उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग करने अथवा गोली चलाने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट, यदि उचित संदेह होने पर सेना किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश
और जांच कर सकती है तथा अग्निअस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला फोर्थ पॉइंट है इसमें, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को एक रिपोर्ट तथा गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित विवरण के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं अशांत क्षेत्र और इसे घोषित करने की शक्ति। पहला पॉइंट है इसमें, अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अपस्पा 1957 की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जातियों या समुदाय के बीच मतभेद या विवाद के कारण किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूरे या हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये अपस्पा से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खबरों में। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है और इनसे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। दूसरा पॉइंट, इन देशों में 3 भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनीतिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। तो ये भारतीय मिशनों से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इन खबरों से जुड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान समाचारों में था, ये किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन असम राज्य में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये असम में स्थित है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, 7वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इससे संबंधित विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं बताना है। पहला ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। पहला वाला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे इसमें 3 सूची थी, पहली थी संघीय, दूसरी राज्य और तीसरी संवर्ती। तो संघीय सूची में सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा और राज्य में राज्य कानून बनाएंगे, और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। तो इसलिए पहला वाला कथन गलत है। दूसरा वाला कथन सत्य है। अभी हम लोगों ने देखा था संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।